12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान। जी, खास मेहमान मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि रोज वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ 12 से 2 पॉलिटिकल शो में होता है सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए, लेकिन आज हमारे साथ शो में शामिल होने जा रहे हैं एक्टर रणदीप हुड्डा। जरा एक्टर रणदीप हुड्डा को यहां स्टूडियो में हम आमंत्रित करेंगे। प्लीज रणदीप जी आइए, स्टूडियो में आइए। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज पत्रकारों के पैनल के साथ एक्टर रणदीप हुड्डा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। रणदीप की फिल्म आ रही है विनायक दामोदर सावरकर पर, उन्होंने ये फिल्म बनाई है स्वतंत्र वीर सावरकर। इसी महीने 22 मार्च को फिल्म रिलीज होने वाली है और सावरकर वो किरदार जिनको लेकर राजनीति में कंट्रोवर्सी बहुत होती रही है। रणदीप, अगर मैं आपसे पूछूं तो सावरकर भारतीय राजनीति के एक ऐसे किरदार रहे हैं जिन्हें आप न्यूट्रल नजरिए से नहीं देख सकते हैं। या तो वो आपके लिए एक हीरो फिगर होंगे या फिर एक विलन फिगर होंगे। तो ये जो फिल्म आप लेकर आ रहे हैं, इसमें वीर सावरकर क्या हैं? इसमें फिल्म के तो हीरो ही हैं। हाँ। और इसके अंदर ये एक फिल्म है जो कि सशस्त्र क्रांति, जो कि हमारी क्रांति स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसको हमने कई मोस्टली किताबों में एक पैराग्राफ में लिख के ख़त्म कर दिया था, जिसके बारे में हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, जो कि पब्लिक डिस्कोर्स का कोई मुद्दा नहीं है। और हम सब ने पढ़ा है कि भारत को आज़ादी अहिंसा से ही मिली थी। ये वो कहानी नहीं है, ये एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि लोगों के सामने आना चाहिए। सशस्त्र क्रांति में बहुत लोग जुड़े हुए थे और जिसके एक आइडियोलॉजिकल लीडर जिन्होंने 1857 को जो हम सिपाही म्यूटनी बोलते हैं, आज भी मैंने स्कूल में सिपाही म्यूटनी पढ़ा था। 1906 में उन्होंने किताब लिखी थी कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और उसी से जुड़े, उसी से प्रेरित हुए बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र उठाए। और अगर अहिंसावादी सोच हमारे देश में नहीं आती, जो कि हमारे देश की एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी भी है, अगर वो नहीं आती तो शायद हम अंग्रेज़ों को मार मार के बहुत पहले भगा देते। उनके अंदर ये डर पैदा कर देते कि अगर वो हमारे ऊपर या भारत में रहेंगे तो उनकी खैर नहीं। और इसी सोच के थे स्वतंत्र वीर सावरकर। और उनके जीवनी में जो सच घटनाएं थीं, जो कि जब मैंने ये पिक्चर शुरू की थी तो मुझे भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या क्या हुआ। मुझे लगा था मुझे पता है क्योंकि मैं हिस्ट्री काफ़ी पढ़ता था स्कूल में। अच्छा। पर जब मैंने सोचा तो एक्चुअली में मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कभी पढ़ाया नहीं गया, कभी बताया नहीं गया। ये फिल्म करने के लिए आपने हाँ क्यों किया था? मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि पिक्चर मत करो। हाँ। ये पिक्चर नहीं करनी चाहिए। जितना लोगों ने मुझे मना किया उतना ही मेरी जिज्ञासा बढ़ी। और फिर मैं बोला ये फिल्म क्यों नहीं करनी चाहिए, आप मुझे ये बताइए कि सावरकर क्यों नहीं। जब गांधी जी पे 1980 के दशक पे रिचर्ड एटनबरा ने पिक्चर बनाई थी, सरदार पटेल पे 2 पिक्चरें बन चुकी हैं, राजा रवि वर्मा पे रंगरसिया पिक्चर मैं खुद कर चुका हूँ, चार्ल्स सोबराज का रोल कर चुका हूँ, तो सावरकर का रोल करने में इतनी आपत्ति क्यों? क्या खास तैयारी करनी पड़ी इस रोल के लिए? स्क्रिप्ट के लिए हाँ करने से पहले क्या तैयारी की, कुछ पढ़ा? इसके तैयारी सबसे बड़ी ये थी कि स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है। ओके। तो इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की, अंग्रेज़ी हिंदी में बहुत किताबें पढ़ी। सावरकर जी के साथ एक ट्रेजेडी ये थी कि सावरकर जी के बारे में ज़्यादातर जो लिखा था और जो उन्होंने भी लिखा था वो मराठी में था। ठीक। वो लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाए, इसलिए जानबूझ के पिक्चर मैंने हिंदी में बनाई है ताकि लोगों तक ये पहुँचे, पूरे हिंदुस्तान तक ये कहानी पहुँचे। सावरकर जी एक बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, पर उनका जो योगदान रहा है वो, और उनका जो बलिदान रहा है, उनको अब लोग उनको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, माफी वीर बोलते हैं। मैंने सुना है राहुल गांधी जी ने बोला था माफी वीर, मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। बिल्कुल। हाँ। और ये स्टेटमेंट बहुत गलत है, बहुत अनएजुकेटेड स्टेटमेंट है। क्योंकि जो माफीनामा जिसके बारे में लोग बात करते हैं वो याचिका होती है, कोर्ट में बेल प्ली होती है। अगर आप जुडिशियल प्रोसेस में जाओ, आप सभी के पास उपलब्ध होता है कि आप बेल पिटिशन आप लिख सकते हैं। हाँ। यही उन्होंने लिखी थी, ना सिर्फ अपने लिए पर सभी के लिए लिखी थी, सबको इंकरेज किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि यहाँ उनको 50 साल की सजा हुई थी। बिल्कुल, 25-25 साल करके दो उम्र कैद हुई थी। वो किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को कभी नहीं हुई। और अगर वो माफ़ी मांग रहे थे तो उनको 27 साल कैप्टिविटी में क्यों रखा? जी, इसलिए रखा क्योंकि वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे अपनी बातों में, अपनी लिखाई में। लोगों को कन्विंसिंग पावर उनमें बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए अंग्रेज़ उनसे डरते थे। और ये आप जो फिल्म लेकर आ रहे हैं ना, क्योंकि
वो एक पॉलिटिकल फिगर, एक बड़ी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर रहे हैं जी। और चुनावी साल में आप ये फिल्म लेकर आ रहे जी। हैं, तो ऐसे में ये हमारा जो शो है ये पॉलिटिकल शो है। बिल्कुल, बताइए। और अब जरा सियासी सवालों का दौर आपके साथ शुरू होने वाला है। तो देखिए, सबसे मैं पहला तो पॉलिटिशियन सवाल, नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ, पर मैं एक इस देश का एक नागरिक भी हूँ। हाँ। तो मेरी भी ओपिनियन है, वो मैं आपके सामने एब्सोल्युटली वही तो जानना चाहते जी, हैं जी, जी। और बेबाक अंदाज में जानना चाहते हैं। तो बिल्कुल। पहले तो ये कि बिल्कुल अभिनेता हैं रणदीप और हम सब आपकी एक्टिंग के कायल हैं, वी आर ऑल Thank योर you, फैंस। thank you very much। ये बताइए मुझे कि राजनीति में आकर चुनाव लड़ने की इच्छा है? जी, अभी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं कलाकार हूँ और पॉलिटिक्स में एक अलग टाइप की कला लगती है, जिसमें मैं वो माहिर- कौन सी होती है अलग टाइप की कला पॉलिटिक्स वाली? वो एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट और एक अलग तरह का एक उसमें अप्रोच होती है, जो कि जब आप पिक्चर का प्रचार करते हैं उसमें भी सिमिलर होती है। हाँ। बट वो एक अलग फील्ड है, एक अलग करियर है। पर आप तो हरियाणा से आते हैं और अगर अपनी कर्मभूमि में आपको पार्टी की तरफ से ऑफर दिया जाता है, हरियाणा में कहीं या चंडीगढ़ से कह दिया जाता है कि आइए देश सेवा में जुट जाइए, तो मना कर देंगे? तो अभी मेरी उम्र नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है और अभी मेरी कला की ज़िंदगी बहुत बाकी है, तो फिलहाल तो ऐसा कोई प्रोग्राम माने दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते? जी नहीं, वो भी अपने आप में एक करियर है और अगर उस करियर की तरफ मैं जाऊंगा तो फिर मैं उसमें भी पूरा ही अपना, जैसे मैं एक्टिंग में या डायरेक्शन में योगदान पूरा तन मन धन से करता हूँ, वैसे उसमें भी करेंगे। पर अभी मेरे पास उसके लिए समय नहीं है और अभी मेरी वो सोच बनी नहीं है। ठीक है, आइए विजय जी, पहला सवाल आपका सर। देखिए, रणदीप बेहतरीन अदाकार है, मैं तो फैन हूँ इनका। जितनी फिल्में उनकी हुई उसमें से ज़्यादातर फिल्में मैंने देखी। थैंक यू सर। बेहतरीन कलाकार के तौर पर मैं देखता हूँ, लेकिन जब रणदीप कहे कि राजनेता जो है रणदीप से बेहतर कलाकार होते हैं, तो ये तो नहीं, अलग मुद्दा। वो अलग, वो ठीक है, वो समझ गया। हाँ जी, जी। लेकिन मैं फिल्म पर समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि अभी तक हमने आज़ादी की कहानियाँ पढ़ी जिसमें कहा गया कि नॉन वायलेंस, अहिंसा से हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये कहानी वो नहीं है। जी। डू यू रिजेक्ट द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस इन फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम मूवमेंट? नो, उनका बहुत बड़ा योगदान था सर। उनका देश को जोड़ने में अहिंसा की मूवमेंट की अहिंसा की जो मूवमेंट थी उसका बहुत बड़ा योगदान था। पर वो ही सिर्फ एक विचारधारा या सोच या टाइप के आदमी नहीं थे जो कि देश के लिए लड़ रहे थे। सशस्त्र क्रांति भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। इनफैक्ट जब 1870 के दशक में जब वासुदेव फाड़के जैसे क्रांतिकारियों ने फिर से बंदूक उठाई, तो उसको देखते हुए 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस का गठन किया, जिसमें सारे अंग्रेज़ी एजुकेटेड इंडियंस और कॉलोनियल्स के बीच में एक लिएजॉन बॉडी बनी जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया। और उनका काम ही यही था कि दोनों साइड को बैलेंस करके उनके बीच का एक मीडियम बने। और जबकि जो उसके बहुत बड़े नेता लोकमान्य तिलक थे, जो उसके हेड भी रह चुके थे, वो हार्डलाइनर थे और गोखले साहब जैसे वो मतलब हार्डलाइनर नहीं थे, नरमपंथ थे। तो दोनों का योगदान था। इनफैक्ट जब सशस्त्र क्रांति वाले किसी को मारते थे, कुछ करते थे, तो कांग्रेस के प्रस्ताव बहुत जल्दी स्वीकार कर लिए जाते थे। तो योगदान दोनों का रहा है। मेरा सिर्फ मेरे को कष्ट इसी बात से होता है कि सशस्त्र क्रांति को बिल्कुल ही कारपेट के अंदर ब्रश कर दिया गया है, जैसे कि वो थे ही नहीं, जैसे कि हमें कुछ ही चंद लोगों ने, सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने ही हमें स्वतंत्रता दिलाई थी। ये बिल्कुल गलत है और इस चीज को, मतलब आपको लगता है कि आजादी के बाद से जो स्वतंत्रता आंदोलन भारत का रहा है उसमें ग्लोरिफिकेशन कांग्रेस की हुई है? जी बिल्कुल, और बाकियों को साइडलाइन किया गया। इतिहासकार ही उन्हीं के थे। अच्छा, तो उन्हीं के बारे में लिखा गया। ठीक है जी। अगला सवाल लेते हैं। एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ, फिर जाएंगे। रणदीप ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन वो तो जितने लोग थे वो भी सब कांग्रेस ही थे जिनको लिया गया। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, आपने कहा कि कंट्रोवर्शियल फिगर रहे, अंडमान और रत्नागिरी के सावरकर में कैसे फर्क आप देखते हो? अंडमान और रत्नागिरी के सावरकर में? हाँ, अंडमान में जब बात तो वहीं पर है ना। हाँ, अंडमान में जब वो गए थे तो 50 साल की, एक 25-26 साल के लड़के को 50 साल की जब सजा हो जाए तो कितनी एक ग्लूम, एक निराशा उनके जहन में बैठी थी, किसी के जहन में भी बैठ सकती है। तो वहाँ पे उनका एक्चुअली वो पहले रोमांटिक रेवोल्यूशनरी थे 1900 के पहले दशक में, और वहाँ पहुँच के वो प्रैग्मेटिक बने कि साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना है ताकि मैं देश के स्वतंत्रता संग्राम में, देश की सांस्कृतिक
संग्राम में, देश को जोड़ने में मैं कैसे योगदान कर सकूं। और रत्नागिरी आने के बाद, रत्नागिरी जब वो आए थे, मैंने पिक्चर में भी यही दिखाया है कि कोई भी आदमी अपने आइसोलेशन में नहीं होता, वो अपने सर्कमस्टेंसेस का नतीजा होता है। जब वो रत्नागिरी पहुंचे थे तब तक कैलिफेट मूवमेंट, जिसको खिलाफत मूवमेंट बना के लोगों को बेवकूफ़ बना गया था पब्लिक को, वो हो चुकी थी। और एक पैन इस्लामिक इन्वेजन का डर था, क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमान ही ऐसे मुसलमान थे जो कि टर्की वाले कैलिफ के लिए लड़ रहे थे। उस मुसलमान वर्ल्ड में और कोई नहीं लड़ रहा था, सिर्फ यहीं थे, रायबरेली के थे वो। आप पॉलिटिक्स की बात करें तो शौकत अली और मोहम्मद अली। तो उन्होंने टेलीग्राम भी लिखा था आमिर अफगानिस्तान को, कम इन्वेड इंडिया, ब्रिटिश वीक, मेक इट अ सल्तनत। तो उस वक्त जो बहुत सारे मुस्लिम लीडर थे जो चाहते थे कि जब अंग्रेज़ आए थे तो सल्तनत थी, जब अंग्रेज़ जाएं तो सल्तनत हो, वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मिलाने के लिए गांधी जी ने कैलिफेट मूवमेंट के वो प्रेसिडेंट भी बने ताकि ये लोग मिल जाएं। उनको फिर अलग इलेक्टोरेट दी गई, उनको ज़रूर उनकी परसेंटेज से ज़्यादा सीट्स दी गई। तब रत्नागिरी के, जो आप सावरकर जी की बात कर रहे हो, रत्नागिरी में उन्होंने लिखा हिंदुत्व, जो कि एक राजनीतिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं। जो हिंद को अपना माने वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म, समाज या जात का क्यों ना हो। तो उनमें डिफरेंस ये था कि अभी वो सर्कमस्टेंसेस बदल गए थे, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था और अब एक नया भारत था जिसके अंदर कुछ लोगों का पक्ष ज़्यादा लिया जा रहा था, कुछ लोगों का कम। वो तो कहते थे मैं हिंदू सिर्फ इसलिए हूँ कि आप मुसलमान हैं, नहीं तो मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। एक बात मुझे बताइए, मैं आ रही हूँ विनोद सर, उसके बाद आपका सवाल लूंगी। अभी वो हम सशक्त क्रांति की जो बात कह रहे थे, जिसको आपने कहा कि साहब उसे शायद भुला दिया गया आज़ादी के आंदोलन में, और हमने माफी वीर की बात की, जिसको लेकर आलोचना सावरकर माफी वीर नहीं थे। ठीक है जी, बिल्कुल, जिसको लेकर आलोचना वीर सावरकर की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने एक उदाहरण भगत सिंह का भी है, जो तो मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। तो क्या सावरकर का रोल जब आपने किया और उनके बारे में इतनी रिसर्च की, वहाँ काला पानी में जाकर जो सजा उनको दी गई थी, वो डर गए थे इस वजह से फिर वो माफी वाला प्रोसेस उन्होंने अपना? भगत सिंह ने तो नहीं अपनाया, वो तो फांसी पर ही चढ़ गए। देखिए, भगत सिंह को ब्रिटिशर्स ने भी एक्सेप्ट किया था कि भगत सिंह को फांसी देना गलत था, उनको कारावास में ही रखा जाता। अगर सावरकर जी को फांसी हो जाती उस वक्त तो वो बहुत बड़े मार्टर बन जाते, बहुत बड़े शहीद बन जाते, और ब्रिटिशर ये नहीं चाहते थे। वासुदेव फाड़के ने 1870 में भी ऐसे ही किया था। ब्रिटिशर ने उनको फांसी नहीं दी, उनको यमन ले गए, कई साल वहाँ रखा और चुपके से फांसी दी। तो अब आपको दो चीज़ें हैं आपके सामने, एक आपको लगने वाली है फांसी, हाँ जी, और एक आपको है 50 साल ये 7x11 की सेल में काटने हैं। हाँ। फांसी नहीं दी जाएगी आपको। हाँ। तो आप वहाँ से 50 साल, वो कोई रिजॉर्ट थोड़ी है कि वहाँ 50 साल आप वहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे। सही। तो आप क्या करेंगे? आप जुडिशियल प्रोसेस से, और सावरकर जी खुद वकील थे, उन्होंने खुद अपनी याचिकाएं बेल प्लीज बनाई, और अपनी ही नहीं, बहुत सारे क्रांतिकारियों की जो काला पानी में बंद थे उनकी भी लिए भी लिखा उन्होंने। और हर एक याचिका में वो लिखते थे, इफ रिलीजिंग मी इज स्टैंडिंग इन बिटवीन दिस जेस्चर ऑफ जेनरोसिटी एंड गुडविल, आई मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट। तो उनका ये मानना था कि वो एक तो इंटेलेक्चुअल जायंट थे, उन्होंने काला पानी में 6000 कविताएं लिखी दीवार पे, वो मिटाई जाती थी, वो और लिखते थे, वो भी पत्थर से, और उनको याद करके उन्होंने बाद में उनको लिखा। तो ही वॉज डाइंग, ही वॉज सच अ बिग इंटेलेक्ट दैट ही फेल्ट, उनको लगा कि मैं यहाँ इस जेल में वेस्ट हो रहा हूँ, मैं देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए उनको तो देश सेवा के भाव के लिए वो भगत माफिया सिंह लिखते जी थे अपने लिए। ठीक है, विनोद जी आइए अगला सवाल से। रणदीप, पहले तो मैं भी आपके अभिनय का बहुत प्रशंसक हूँ, कायल हूँ, अभी कई फिल्में मैंने देखी है और बहुत पसंद करता हूँ एक्टर के रूप में आपको। सावरकर जी पर जो बहस है उस पर हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये मंच भी नहीं है उस बहस का, एकेडमिक बहस का, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। बस एक सवाल है मेरा जी, सशस्त्र संघर्ष के भारत में सबसे बड़े प्रतीक सुभाष चंद्र बोस माने गए हैं। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना करके पूरा ब्रिटिश पर, उतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया, बिल्कुल, न सावरकर ने, न भगत सिंह ने, इनके संगठन छोटे थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ क्यों सावरकर थे? जब जिस वक्त वो सेना लेकर के आ रहे थे और सावरकर जी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, इस पर गौर किया कभी इस फिल्म में? देखिए, ये बिल्कुल गौर किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सावरकर जी सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ नहीं थे। इनफैक्ट उनको ये पूरा नेताजी कलकत्ता में जाके अंग्रेजों के पुतले जलाने के प्लान में थे और जेल जाने के प्लान में थे। सावरकर ने बोला, भाई क्रांतिकारियों की जगह जेल में नहीं है,
आप जर्मनी जाके अपनी गवर्नमेंट घोषित कीजिए और जापान और जर्मनी के आधुनिक हथियारों से अंग्रेजों पे हमला कीजिए। दूसरी ओर वो क्या कर रहे थे, वो इंकरेज कर रहे थे भारतीयों को सशस्त्र होने में, जाके ट्रेनिंग लो, ऑफिसर बनो, काम सीखो, वेपन्स चलाना सीखो, फिर वक्त बताएगा कि इस बंदूक की नली किस ओर घुमानी है। 1857 में सर पूरे देश को निहत्था कर दिया गया था। उसके बाद जब ये लोगों ने शस्त्र उठाने शुरू किए, हमारे पास ट्रेनिंग नहीं थी, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी जी। उन्होंने इनफैक्ट जब वाइसरॉय के साथ मीटिंग हुई थी तो उन्होंने यही पॉइंट रखे थे, जब सब कह रहे थे इन अंग्रेजों का साथ दें या ना दें, फौज तो दोनों साइड से लड़ रही थी हिंदुस्तानी आज़ाद हिंद फौज से भी लड़ रहे थे और ब्रिटिश फोर्सेस से भी लड़ रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त ये बोला था कि आप वेपन्स यहाँ बनाओ, हमारे इंडियंस को ऑफिसर्स की तरह ट्रेन करो, ताकि हम जब आप जाओगे तो हम आर्म्ड नेशन होंगे। उनका बहुत वो था कि हम एक सशस्त्र नेशन हो, क्योंकि पीस तभी हो सकती है जब आपके पास भी शस्त्र हैं, दूसरा आदमी आपसे पंगा नहीं लेगा। तो दोनों, आप नेताजी और उनकी बात कर रहे थे, तो नेताजी के वो पक्ष में थे। और उस वक्त की अगर आप बात देखें सर, माहौल बदलते रहते थे। गांधी जी भी नेताजी के अगेंस्ट थे, कभी ये उनके अगेंस्ट थे। तो जिन्ना जी पहले खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट थे, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग में लीडरशिप में पाकिस्तान बनाया। तो वो पूरा हिस्ट्री ग्रे और ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, पर यह बिल्कुल गलत मानना है कि सावरकर जी सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट अंग्रेजी फौज में हिंदुस्तानियों को रिक्रूट कर रहे थे। नहीं, वो हिंदुस्तानियों को सशस्त्र ट्रेनिंग के लिए इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ठीक है, मैं रामकृपाल सर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, आपने फिल्म पूरी की है, मतलब आप इसे समअप दर्शकों के लिए किस रूप में करेंगे? मतलब सावरकर ये एक जीवन है या फिर सावरकर एक जीवन काल में कई जिंदगी? एक जीवन काल में कई जिंदगी हैं, क्योंकि हर एक आदमी अलग जिंदगी के अलग अलग पहलू में एक उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और बदलते सर्कमस्टेंसेस के साथ अडेप्ट करते हुए करता रहता है। ये पिक्चर अगर आपको मैं कहूँ तो ये सशस्त्र क्रांति की पिक्चर है, और उसके अंदर वीर सावरकर का क्या योगदान था, जो कि उनका सबसे बड़ा योगदान था उनके आइडियाज़। उन्होंने परसेप्शन जो बदली कि 1857 बगावत नहीं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। वो किताब HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकल एसोसिएशन, जिसके चंद्रशेखर आज़ाद हेड थे, जिसमें भगत सिंह थे, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने किताब नहीं पढ़ी थी तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती थी। सही। आज़ाद हिंद फौज में भी आपको जूते दिए जाते थे, बंदूक दी जाती थी, फ्लीट दिए जाते थे और ये किताब दी जाती थी। अच्छा, ये इतनी बड़ी प्रेरणा थी, और इस किताब को कोई जानता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी ये बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। आपको लगता है कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए वीर सावरकर को? बिल्कुल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। इस फिल्म को लेकर आप इससे जुड़ी कोई मुहिम को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं चाहता हूं कि लोग ये फिल्म देखें, हाँ। और इस फिल्म को देखने के बाद ये मुहिम पूरी जनता में से उठे, पूरे देश में से उठे कि सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए। क्या बात है। जल्दी से अगला सवाल लेते हैं रामकृपाल। मैं दो छोटे छोटे सवाल करूंगा जी। जितना आप मुझे अभी मैंने सुना है सावरकर के बारे में, ये शायद आप चूंकि फिल्म करने जा रहे थे इसलिए आपने इतना अध्ययन किया या पहले से आपका था? जी, ये हाँ। मेरे लिए मेरे लिए भी शर्मनाक बात थी कि इस फिल्म करने जाने से पहले मैं सोचता था मुझे पता है, पर जब मैंने उनकी ज़िंदगी में कहा यार इतने गैप्स हैं उसमें, मुझे पता नहीं है। तो ये फिल्म के ज़रिए, इस फिल्म की रिसर्च के ज़रिए ही मैं उनके बारे में जाना हूँ। हाँ, दूसरा सवाल भी मैं जो कर दूँ, मेरा मुख्य सवाल ये है कि आप सावरकर के जो कंटेम्पोररीज रहे उस समय के, चाहे वो सुभाष जी हों या उस दौर के आगे पीछे जो भी रहे हों, जितने चरित्र हैं जिनको आज हमारे यहाँ एक आदर्श के रूप में माना जाता है, उसमें मैं नरमगल मतलब अहिंसा वालों के भी और हिंसा वालों के भी, दोनों की बात करूँ। अगर आपको एक को चुनना हो अपने जीवन में आदर्श के रूप में, तो आप किसे चुनेंगे? जी, भगत सिंह, सावरकर जी ऑफ कोर्स, भगत सिंह, नेताजी, एंड मैं गांधी जी का भी बहुत fan हूँ। ऐसी बात नहीं है, गांधी जी की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं था। वो अपनी बात पे अड़े थे, वो जो जीवन जो कहते थे वो जीते भी थे, और उनके अहिंसावाद से उनके जो एक मूवमेंट उन्होंने चाहे थे उससे देश आपस में बहुत जुड़ा भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी पिक्चर का ये बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं है कि मैं गांधी जी को रन डाउन करूं, गांधी जी की बुराई करूं। उनके अलग अलग ख्यालात थे। गांधी जी सोचते थे राम राज्य त्याग और उपवास से मिला है, सावरकर जी सोचते थे राम राज्य रावण का वध करके मिला है। ठीक है, प्रेम सर जल्दी से।
जी हुड्डा जी, आपको आपके इस फिल्म की सफलता के लिए, आगे पेशेवर जिंदगी में आगे बढ़े, इसके लिए शुभकामना रखते हुए सवाल यह है, भगत सिंह का जिक्र है। भगत सिंह सबसे पहले उन्होंने इंडोर्स किया था 1857 के बारे में, जो सावरकर जी की दृष्टि थी उसको सबने सराहा। मैं भी प्रशंसा करता हूँ उनके उस पार्ट का, लेकिन उस पार्ट में जहाँ वो हिंदुत्व को डिफाइन करने लगते हैं, कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, एक जो ये विचारधारा जो आ गई, आ सिंधु सिंधु पर्यंत्र यस्य भारत भूमि का, इस हिसाब से जो उन्होंने जो डिफाइन किया, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं। जी 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 सावरकर जी ने हिंदुत्व की डेफिनेशन तब की थी जब खिलाफत मूवमेंट की वजह से अपीसमेंट शुरू हो गई थी। मुसलमानों को परसेंटेज सीट ज़्यादा मिली थी, अलग इलेक्टोरेट मिल गई थी, जिसका हिंदुओं को बहुत जात पात में बांट गया था। तो 1920 के बाद से सावरकर जी का उसमें उभर गया। ये बात बिल्कुल गलत है कि सावरकर जी टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते थे, नहीं। पहली टू नेशन थ्योरी सैयद अहमद खान साहब ने दी थी, जो कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। दोनों इक्वल है सर, दोनों इक्वल। सावरकर जी यही कहते थे, बोलते थे, उन्होंने पहली दो हिंदुत्व की उन्होंने पहला बोला हिंदुत्व समझने से पहले ये समझना होगा हिंदू कौन है। जैसे आपने बोला सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी इस विशाल भारत भूमि में रहता है, जो इसको अपनी पितृभूमि मतलब अपने पूर्वजों की ज़मीन मानता है, अपनी मातृभूमि मतलब यहाँ की संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, त्योहारों को अपना मानता है, वो हिंदू है। और उस वक़्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से जिहाद के नाम पे, धर्म के नाम पे हमला होने वाला था, और अंग्रेज़ी फ़ौज में उस प्रोविंस में बॉर्डर पे ज़्यादातर फ़ौज मोहम्मदन थी। तो सावरकर जी को ये लगना लगा था, जो काला पानी में जो उनका एक्सपीरियंस रहा था पठान गार्ड्स के साथ, तो वो ये उनको ये सोच आ गई थी कि अगर जिहाद के नाम पे हमला होगा तो ये लोग देश के लिए लड़ेंगे या धर्म के लिए लड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने लास्ट क्लॉज उसमें डाला था कि ये उनकी पुण्य भूमि भी होगी। और जो उसने कहा जो हिंदुत्व धर्म का नहीं है, किसी धर्म, हिंदू धर्म का भी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल एंटिटी है, ये एक सांस्कृतिक एंटिटी है। और इसमें अगर बोलो कि भाई पता कैसे चलेगा कौन हिंदू है कौन नहीं, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया था कि किसी भी प्रांत में इस देश के आप चले जाओ और उनको रविंद्रनाथ टैगोर की किताब दिखाओ और शेक्सपियर की किताब दिखाओ, हर एक प्रांत में लोग बोलेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर की किताब हमारी है, हालांकि वो बंगाल से थे। तो ये गलत, ये मिस इन्फॉर्मेशन है सर कि सावरकर जी दो नेशन चाहते थे। सावरकर जी हमेशा अखंड भारत चाहते थे और उसके लिए वो आखिरी तक लड़े थे। पर ये उनको लग गया था कि अगर क्योंकि अंबेडकर जी ने ये रिसर्च निकाली थी कि ब्रिटिश फौज में, जो कि हिंदुस्तान की फौज बनने वाली थी, उसमें मुस्लिम लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो सावरकर जी ने हिंदुओं को भी उसमें शामिल होने को कहा था कि अगर ये देश का बंटवारा हुआ और सिविल वॉर हुआ तो कहीं हम कमजोर न रह जाएं। एक छोटा सा सवाल, एक सेकंड सर, आती हूँ मैं, दोबारा आऊंगी आपके पास। ये जो फिल्म है, मतलब जितने कंट्रोवर्शियल फिगर पर आपने ये फिल्म बनाई है, उतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आप भी घिर गए इस फिल्म को लेकर। जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, खास तौर से उनका कहना था कि साहब सिंसियरिटी से वो जो लक्ष्मण रेखा थी उसको लांघ कर रणवीर जो है वो ऑब्सेस हो। हरियाणा में बोलते हैं कि जब ओखड़ी में सर दिया तो मुसलों से क्या डरना, तो वो तो अभी हो चुका है, अब तो जो होगा होगा, देखी जाएगी भाई। आई एम नॉट अफ्रेड, बट आई डोंट वांट टू इंसल्ट पीपल एंड डोंट वांट मेक पीपल टू फील कि मैंने ये पिक्चर किसी एजेंडा के लिए बनाई है। हालांकि इसको प्रोपेगेंडा फिल्म का नाम ऑलरेडी दिया जा रहा है, पर मेरा ये मानना है कि एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्योंकि जो सावरकर जी के नाम पे प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जैसा कि आप लास्ट सवाल पूछ रहे थे, जो बिल्कुल सही नहीं है, उसी को ठीक करने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है। और ये फिल्म एक्चुअली मैं पिछले चुनावी मौसम में फिल्म आ रही है, तो ये मैं 15 अगस्त को रिलीज करना चाहता था, पिछले 15 अगस्त को। अच्छा, पर वो जैसा फिल्मों में होता है वो बन नहीं पाया प्रोग्राम। फिर मैं 26 जनवरी को रिलीज करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि एक देश के बड़े दिन पे ये पिक्चर रिलीज हो। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मार्टर्स डे ही हमारे लिए एक अच्छा दिन बना, जिसके अंदर हम ये कॉन्वर्सेशन करेंगे। और सावरकर जी को अंग्रेज़ों ने मरने नहीं दिया, उनको फांसी की सज़ा नहीं दी, नहीं तो वो शहीद हो जाते और उनसे प्रेरित लोग बहुत बड़ा एक कांड हो जाता अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। तो ये जो पेंशन दी अंग्रेजों ने वीर सावरकर को, ये, और मुझे प्लीज ये क्लैरिटी दीजिए दर्शकों को, ये पूरा 1966 तक, मतलब पूरा उनका जीवन काल समेटे हुए ये फिल्म? नहीं, ये फिल्म 1897 से 1950 तक है। अच्छा जी,
तो मैंने इसमें तो मतलब वो कपूर कमीशन जिसकी वजह से आखिर तक वो संदेह के घेरे में रहे, जी देखिए, राष्ट्रपिता कपूर महात्मा गांधी कमीशन की हत्या को लेकर। जब जी सावरकर जी क्या हुआ था कि हिंदुस्तान में 3 पार्टियां थी, मेजर पार्टियां थी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के मोस्टली लीडर्स पाकिस्तान चले गए और जब गांधी हत्या में सावरकर जी का उन्होंने अक्यूज किया, जिसको जज ने बोला था कि इट्स नॉट ओनली लैक ऑफ एविडेंस बट लैक ऑफ कनेक्शन, ये था उनका सेंटेंस जब उनको बरी किया गया था। वो जब उनको अक्यूज किया गया, विदाउट जुडिशियल एविडेंस उनको अरेस्ट किया गया कि भाई इनकी विचारधारा का हो सकता है, उनको जब अक्यूज किया गया तो हिंदू महासभा को भी विलीफाई कर दिया गया, उसको ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो सिर्फ एक ही बड़ी नेशनल पार्टी बची, वो थी कांग्रेस, जो कि ऑलमोस्ट अनअपोज्ड 1952 के इलेक्शंस जीत गई थी। तो ये मेरे हिसाब से एक साजिश थी, क्योंकि उनका कुछ लेना देना नहीं था। और इससे एक और बहुत बहुत खतरनाक चीज हुई कि हिंदू यूनिटी बट गई, कि हिंदुओं ने गांधी जी को मारा है और जो हिंदू, तो हिंदू यूनिटी बढ़ गई और 70 साल लगे एक ऑलमोस्ट एक फैमिली ने लाइक अ मोनार्की हमको रूल किया। 70 साल लगे उस सोच को दोबारा वापस आने के लिए। एक परिवार मोनार्की की तरह जिसने देश पर राज किया। हाँ, देखिए ना, देखिए जब राजा की बेटी रानी बन गई तो वो कहाँ का डेमोक्रेसी है। साहब एक छोटा सा सवाल मैं समझना चाहता हूं। जल्दी से सर समय मुझे ब्रेक वो लेना है। जो राजा की बेटी रानी बनी तो जनता ने तो चुना था, कोई राष्ट्रतिलक तो हुआ नहीं था, किसी आचार्य ने कर दिया। जी नहीं, वो कांग्रेस की कमेटी ने चुना था, अगर आपको याद हो। नहीं, कांग्रेस की कमेटी ने किसको चुना था? चलिए इंदिरा जी बस, को। और मुझे इंदिरा जी इलेक्शन सर में समय देखिए, आप मुझे लगता है आप डिजिटल के लिए एक स्पेशल एपिसोड डिजिटल पर करेंगे। नेहरू जी को भी सिलेक्ट किया गया था, वो इलेक्टेड। जनता की भी गलती थी, जनता की गलती, वो जनता की सवाल हिंदुत्व को लेकर सावरकर साहब पर निदा फाजली साहब का एक नेहरू जी भी जब पहले प्रधानमंत्री बने थे वो इलेक्टेड नहीं थे, सिलेक्टेड थे। मत जाइए आप, फिर उस एकेडमिक बहस में आप जाएंगे तो वो मैं विजय जी की बात को यहाँ पर मुकम्मल करती हूँ, क्योंकि करने ही तो आए हैं सर आपसे। नहीं बिल्कुल, देखिए हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मुझे लगता है यही वीर सावरकर को लेकर जो फिल्म बनाई है रणदीप हुड्डा ने, उसका सार है। वीर सावरकर शायद रणदीप के हिसाब से इतिहास में उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो फिल्म कब रिलीज हो रही है और किस सोच के साथ उनको देखने आए, जल्दी से एक बार दर्शकों को कह दीजिए। फिल्म 22 मार्च को रिलीज हो रही है और आप ये फिल्म एक बेहतरीन फिल्म और खुले माइंडसेट के साथ आइए। मैं चाहता हूं जो उनको माफी वीर बोलते हैं वो तो जरूर आके ये पिक्चर देखें, ताकि आपको पता चले। तो जिनके हीरो हैं वो जरूर आकर देखें फिल्म, वो तो देखेंगे ही, लेकिन जो समझते हैं कि इतिहास के सबसे बड़े विलन वीर सावरकर, उनको भी जरूर थिएटर आना चाहिए। और रणदीप की ये जो मेहनत है, इस पर जो भी आपका नजरिया होगा वो तो बॉक्स ऑफिस पर आप जिस तरीके का प्यार लुटाएंगे उससे पता चल जाएगा। आप पिक्चर आके देख के डिसाइड करिए कि वो वीर थे क्या नहीं। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको रणबीर हुड्डा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ये डिबेट हम फिर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट